ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने वाली सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने वाली पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। नया सिम कार्ड खोलने के लिए पिन दरकार थी, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने क्रॉस बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी। उसने शुक्रिया कहते हुए पिन ले ली, सिम डालकर मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर देखने लगी। उसे रहा ना गया तो मैंने पूछ लिया, कोई मसला है क्या? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दे दिया। मैंने कहा, सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद वेरिफिकेशन होगी, फिर आप इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम ली गई है उसका पूछा जाएगा, बता देना। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। वो एक हाथ से दूसरा हाथ दबाए बैठी रही, जैसे किसी परेशानी में हो। मैंने नरमी से कहा, अगर कॉल करनी हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। उसने कहा, अभी नहीं थैंक्स। मगर ये सिम किस नाम से ली गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दें, जिसने सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? वो बोली, लाहौर। और आपका? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप लाहौर में रहती हैं? वो बोली, नहीं, लाहौर में मेरा ना कोई काम है ना घर। तो मैंने तजस्सुस से पूछा, फिर? वो बोली, दरअसल आज मैं दूसरी ट्रेन में हूँ और लाहौर से तीसरी गाड़ी पकड़ूंगी, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? मगर किस कैद से? मेरी जुस्तजू बढ़ी कि ये नाजुक सी लड़की किस कैद में थी। वो बोली, उस कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहते हैं बस शादी कर लो, जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग आई हूँ। मैंने हैरत और हंसी के साथ पूछा, अकेली भाग रही हैं? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं हूँ, साथ है। लाहौर से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, अगले स्टेशन पर वो मिलेंगे, फिर हम किसी से नहीं मिलेंगे। बातों बातों में वो मुझसे बात करने में दिलचस्पी लेने लगी। मैंने पूछा, कब, कैसे, कहाँ? वो बोली, मैं आपको क्यों बताऊँ, मेरे घर में कोई भी हो सकता है, अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, या शायद भाई ना हो, सिर्फ बहनें हों। या ये भी हो सकता है बहनें ना हों और दो सख्त मिजाज बड़े भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने कहा। वो हंसी, बोली, कोई भी नाम हो सकता है मेरा, सना, मरियम, आयशा, कुछ भी। वो बहुत बदूनी लड़की थी। इधर उधर की बातों के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे बच्चे क्लास में देते हैं। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए मुबारकबाद दी और पूछा, कितने साल की हुई हैं? वो बोली, 18। यानी शादी करने की कानूनी उम्र हो गई आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में हम दोनों काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे, जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। मैंने बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, तो अंकल तो नहीं लगते? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, मगर तुम्हारे चेहरे पर ज़रा भी फिक्र नहीं, इतनी बेफिक्री। अपनी तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि घर से निकलना हो तो बिल्कुल बेफिक्र रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल ना सोचना, अपना मूड ख़राब ना करना, सिर्फ मेरे और हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने मजाक में कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अजनबी मुसाफिर से दूर रहने का मशवरा नहीं दिया? वो हंसकर बोली, नहीं, शायद ये बात बताना भूल गया होगा। मैंने उसकी महबूब की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़हीन है। उसने कैसे तुम्हें अकेले घर से निकाला, नया मोबाइल और नई सिम दी, 3 ट्रेनों का प्लान बनाया? मैंने कहा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, एक बेटी 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर। बच्चों की तस्वीरें देखकर वो चौंकी, जैसे नींद से जाग उठी हो। मैंने बताया, जब बेटी पैदा हुई तो मैं कुवैत में था, एक पेट्रोलियम कंपनी में अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी और अपने कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने कहा, जब पहली बार बच्ची को गोद में उठाया तो लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर आया था, वापस जाना था, मगर मैं जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन गुजरता रहता और उधर मैं सारी दुनिया कमा भी लूँ तो भी खसारे का सौदा था। 2 टके की नौकरी के बदले उसका बचपन लाखों का था। उसने पूछा, बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मराहल के बाद लंबे अरसे में मुमकिन होता है। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दो में से एक रास्ता चुनना था, शानदार रहन सहन के साथ नौकरी या ख़ानदान। मैंने ख़ानदान चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया था, मगर इस्तीफ़ा देकर लौट आया। वो बोली, वेरी इंप्रेसिव। मैं मुस्कुरा कर खिड़की की तरफ देखने लगा। उसने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना?
फिर आप कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजर हुआ? उन्होंने सख्ती से रिश्ता मुस्तरद कर दिया था। लड़की ने पूछा, आपको क्यों रिजेक्ट किया? मैंने कहा, रिजेक्ट करने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, ज़ात, काम, घराना, ख़ानदान, सब कुछ। उसने हाँ में सर हिलाया और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके वालिद ने इनकार कर दिया था। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी बीवी का नाम खुशबू है। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार कहती रही कि भाग चलते हैं। मैं इनकार करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़ों में लड़के की इज्जत पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मगर लड़की की पूरी नस्ल की इज्जत दांव पर लग जाती है। भागने वाला लड़का दोस्तों में हीरो समझा जाता है, मगर उसके बरक्स जो लड़की महबूब के साथ भागती है, उसे उल्टा सीधा कहा जाता है। मोहल्ले के लड़के उसे आवारा कहते हैं। बुरे लफ्ज़ सिर्फ लड़की के हिस्से में आते हैं। भागने वाली लड़की अगर 60 बरस की भी हो जाए, तब भी जवानी के इस कदम की मोहर उसके माथे से नहीं मिटती। मैं मानता हूँ ये सोच सरासर गलत है, मगर हमारे मुआशरे में यही नज़रिया राइज है। वो अपनी सीट पर ज़रा संभल कर बैठी और पानी की बोतल का ढक्कन खोला। मैंने कहा, अगर उस दिन मैं उसे लेकर भाग जाता तो उसकी माँ शायद कई दिन तक पानी भी ना पीती। इसीलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा करूँ। मैं जिससे मोहब्बत करूँ उसके माँ बाप ही मेरे माँ बाप जैसे हैं। शादी ना होती तो ना होती। वो कुछ देर सोच में पड़ गई, मगर मेरे बारे में मज़ीद जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की मंगनी कहीं और हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होने लगा। खुशबू उसके मंगेतर की फ़ोन पर बातें भी होने लगी। मगर जैसे जैसे शादी करीब आई और उनकी डिमांड्स बढ़ती गईं, लड़की ने पूछा, कैसी डिमांड्स? मैंने कहा, डिमांड का एक ही मतलब, जहेज़, सोना, दूल्हे के लिए लग्जरी गाड़ी, सास नंद के लिए हार, वगैरह वगैरह, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं थी। न खुशबू खुश हो पाती, न उसका ख़ानदान। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझा कर मैं सामने आया और हमारी शादी हो गई। ये सब कुछ किस्मत का खेल था। लड़की बोली, अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि वालदैन का फ़ैसला हमेशा दुरुस्त हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि अपनी पसंद दुरुस्त हो। दोनों में से कोई भी सही या गलत हो सकता है। असल बात यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर पानी का घोंट लिया और मैंने भी। उसने कहा, अगर हमारा फ़ैसला गलत निकला है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, फ़ैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों शामिल हों। बच्चों और वालदैन की रजामंदी हो तो वो सबसे बेहतर है। बुरा ना मानना, मगर तुम्हारा फ़ैसला सिर्फ तुम दोनों का है। इसमें तुम्हारे वालदैन शामिल नहीं है। क्या तुम्हें इश्क का असल मतलब मालूम है? उसने पूछा, इश्क का सही मतलब क्या है? मैंने कहा, तुम इश्क में हो। तुम सब कुछ छोड़ कर निकल आई हो। ये सच्चा इश्क है। तुमने नफ़ा नुकसान नहीं सोचा। ये इश्क है। तुम्हारा जहन दुनियादारी के हिसाब किताब से खाली था। उस खाली जगह को इश्क ने भर दिया। जिसने इश्क को इस हद तक प्लान किया, क्या वो इश्क में हो सकता है? जिसके साथ तुम जा रही हो वो इश्क में नहीं बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवाता, उसका दिमाग इतना हिसाबी नहीं होता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और साथ ही बहुत चालाक भी, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में ही पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे, इश्क में उसकी पहचान मिट गई। दुनिया उसे मजनू के नाम से जानती है। उसका असल नाम कौन जानता है? अगर वो शातिर होता तो मजनू क्यों बनता? फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ काट कर नहर निकाली। इस नहर में उसका लहू बहा। ये इश्क था। इश्क में कोई फ़कीर बना, कोई जोगी। किसी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाला। किसी ने इजाफी दिमाग नहीं लगाया कि चलेगा या नहीं। इश्क दरअसल सुपुर्दगी मांगता है, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद को सुपुर्द करता है, जैसे तुमने किया, मगर तुम्हारा सुपुर्द होना हासिल करने के लिए था। यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट होगी। लड़की अचानक साकित हो गई। उसकी हंसी और शोखी खामोशी में बदल गई। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ। फिर भी मैंने बात जारी रखी। मैंने कहा, तुमसे मोहब्बत तुम्हारे अब्बू करते हैं। चंद दिनों में उनका वज़न आधा हो जाएगा। तुम्हारी अम्मी कई दिन तक खाना नहीं खाएंगी, पानी भी नहीं पिएंगी, जबकि तुम्हें अपने आशिक को आजमा कर देखना था। न उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ता, न दिमाग पर। वो अकल का बंदा है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लड़के को जो लगता है वो इश्क नहीं, वो सैरमा जैसी एक कैफियत है। कुछ स्टंटबाजी, कुछ डेयरिंग, कुछ मुख्तलिफ करने का खप्त। बस और कुछ नहीं। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। यूं लग रहा था जैसे वो अब यहाँ पर मौजूद ही नहीं। उसका जहन किसी गुजरे हुए लम्हे में जा चुका हो। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, मगर नज़र कोने से उसी की तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई थी? उसी लम्हे उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने खामोशी से बैग से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। फिर मुझसे कहा, एक कॉल करनी है प्लीज़। मैंने मोबाइल दे दिया। उसने नंबर डायल किया और बस इतना कहा, सॉरी पापा, और रोने लगी।
सामने से बाप भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगा। वो बोली, अब्बू आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से जज़्बात का समंदर बह निकला। फिर उसने मुझसे पिन माँगी, मैंने दे दी। उसने मोबाइल से सिम निकाली, तोड़ दी और मुझे वापस कर दी। कहानी को आखिर तक सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। ये कहानी तमाम बेटियों के नाम। मेरा दावा है कि वालिदैन से ज़्यादा दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं करता। कहानी पढ़कर ज़रूर शेयर कीजिए। शायद किसी घर, किसी बेटी और उसके मुस्तकबिल को बचा लिया जाए। शुक्रिया।